Hello everyone, today's video is in continuation with the previous one. Lesions of visual pathway up to chiasma मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखें. आज के वीडियो में हम देखेंगे lesions of optic tract, lateral geniculate body, optic radiations and occipital lobe. तो सबसे पहले एक क्विक रिविजन करते हैं पहले के वीडियो का. इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमेशा एक साइड के लीजन्स को याद कर लीजिए. तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं लेफ्ट साइड के लीजन्स को. ठीक है, सारा डिस्कशन उसी पे होता है. तो आपके जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि लेफ्ट साइड का डैमेज होगा तो कहाँ का आपको हिमेनोपिया मिलेगा, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि राइट साइडेड मिलता है. तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्विक रिविजन करते हैं. ठीक है ना. तो ऑप्टिक नर्व का अगर लेफ्ट साइड में डैमेज होता है तो क्या होता है, ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से, एक साइड के लेफ्ट साइड के डैमेज होने से क्या होगा, इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस मिलेगी और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आपके डैमेज रहेंगे और ऑप्टिक एट्रोफी भी होगी. लेकिन राइट साइड में आपका विजुअल फील्ड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. ठीक है. नंबर 2, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर क्या मिलता है, क्लासिक मैंने सिखाया था, जंक्शनल स्कोटोमा. क्यों होता है ऐसा जंक्शनल स्कोटोमा? क्या होता है कि जिस साइड का डैमेज यानी लेफ्ट साइड का अगर डैमेज है तो लेफ्ट में सेंट्रोसीकल स्कोटोमा मिलेगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड में आपका क्या मिलेगा, सुप्रोटेम्पोरल डिफेक्ट मिलेगा. वो क्यों मिलेगा, क्योंकि राइट साइड के जो फाइबर्स हैं उसमें इंफेरोनेजल फाइबर ऐसे लूप करते हुए आते हैं. इसीलिए आपका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व का अगर डैमेज होता है तो आपको जंक्शनल स्कोटोमा मिलता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर टेम्पोरल डिफेक्ट होता है. ठीक है, ये आपका नंबर 2 है. थर्ड आपका था कि ऑप्टिक काइज्मा के लेशन होते हैं. सीधी सी बात है, नेजल फाइबर क्रॉस कर रहे होते हैं, इसीलिए आपका क्या मिलता है, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया. और अगर लेटरल साइड में, बोथ साइड के लेटरल ऑप्टिक काइज्मा का अगर कंप्रेशन हो रहा होता है तो आपके सिर्फ टेम्पोरल फाइबर डैमेज होंगे और इसीलिए आपको कैसा मिलता है, बाइनेजल हेमियोनोपिया. इस डायग्राम में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ब्लू फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल फाइबर्स को बता रहे हैं और जो आपके नेजल फाइबर्स है ना वो मैंने यहाँ पे इंफीरियर फाइबर को रेड से दिखाया है और ग्रीन जो है वो आपके सुपीरियर फाइबर्स को दिखाया है. दोनों ही आपके रेड और ग्रीन क्या है, नेजल फाइबर्स हैं. जो सेम साइड के हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में है और जो अदर साइड से आ रहे हैं वो है आपके कैसे, डॉटेड लाइन्स में. तो अब शुरू करते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन्स. ठीक है ना. आपको हमेशा फील्ड भी याद रखनी है कि लेफ्ट और राइट ऐसे फील्ड है, पेशेंट आपके साथ ऐसे बैठा हुआ है तो उसकी जो फील्ड है वो ऐसे बन रही है. आपके एग्जाम्स में भी आ रहा होता है. क्या होता है ना, ये क्यों एक साथ मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर फील्ड इफेक्ट्स हैं इसके, है ना. तो पूछा जाता है तो सिमिलर फील्ड इफेक्ट्स आते हैं, फिर आप कंफ्यूज करते हो कि ये है किसमें. तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन्स में अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट गया, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में लेफ्ट साइड का अगर ऑप्टिक ट्रैक गया तो क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड का ही टेम्पोरल फाइबर जा रहा है और ये डॉटेड वाले मैंने क्या बताया कहाँ से आते हैं, राइट साइड से आ रहे हैं. तो राइट साइड के आपके कौन से जा रहे हैं, नेजल फाइबर जा रहे हैं. तो क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फाइबर जा रहे हैं और आपके राइट साइड के अगर नेजल फाइबर जा रहे हैं तो आपका डिफेक्ट कैसा बन के आएगा. देखो यहाँ पे इस डायग्राम में वापस आओ, यहाँ पर क्या होगा, टेम्पोरल आपका क्या बताता है, टेम्पोरल फाइबर नेजल फील्ड बताता है, तो लेफ्ट साइड की नेजल फील्ड जाएगी और आपकी क्या जाएगी, राइट साइड का नेजल फाइबर गए इसलिए टेम्पोरल फील्ड जाएगी. लेकिन एक ही तरफ का गया तो इसीलिए ये कहलाता है होमोनिमस. ठीक है. तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट साइड का डैमेज है तो राइट साइडेड आपको हेमियोनोपिया मिलेगा दोनों ही आंखों में. तो इस तरीके की पिक्चर होगी. ठीक है. तो ये है ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन. अब इसके बाद आपका इसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट हमने पढ़ लिया. इसमें क्या मिलेगा प्यूपिल में, वर्निकेस प्यूपिल. वर्निकेस प्यूपिल है क्या चीज, वर्निकेस हेमियोनोपिक प्यूपिल बोलते हैं. उसमें क्या होता है ना, देखो जैसे कि विजुअल फील्ड है उसमें एक आई को अगर मैं देखूं तो इस आंख में ये वाली विजुअल फील्ड में तो कुछ है ही नहीं. तो अब पेन टॉर्च लेंगे पेशेंट के लिए और पेन टॉर्च से हम क्या करेंगे, शाइन करेंगे इस फील्ड में है. ठीक है ना, आधे हिस्से में शाइन करेंगे तो क्या होगा, प्यूपिल रिफ्लेक्स आएगा ही नहीं. अगर इस फील्ड में, अगर लेफ्ट साइड की नेजल फील्ड मैंने टॉर्च लाइट डाली तो नहीं आएगा प्यूपिल का रिफ्लेक्स. लेकिन अगर लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फील्ड की तरफ अगर मैं टॉर्च लाइट डालूंगी तो क्या होगा, प्यूपिल का रिफ्लेक्स आ जाएगा. तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्निकेस प्यूपिल कहते हैं. कि अगर हेमी फील्ड से अगर हो रहा है रिस्पॉन्स
आ रहा है अगर, तो उसको हम वर्निकेस पिपल बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल है आपको एलिसिट करना, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद कर लो, ये जो छोटा सा मैंने इन्फिनिटी का सिंबल बनाया है वो एक्चुअली क्या है, बो टाई ऑप्टिक एट्रोफी। बो टाई ऑप्टिक एट्रोफी इसी में मिलती है। बो टाई ऑप्टिक एट्रोफी में अभी ज्यादा डिटेल में मत जाना, अभी बस याद रखो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर डैमेज हो जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल होता है ऑप्टिक डिस्क पे, इसीलिए बो टाई मतलब जो हॉरिजेंटल है वहां पे पैरेलल मिलेगा, वहां ट्रॉफी मिलती है। सुपीरियर और इंफीरियर जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखते हैं, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे याद रखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में हमें क्या याद रखना है, इसमें भी सिमिलर पिक्चर आ रही है। देखो आपका कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया है, अगर लेफ्ट साइड का हो रहा है डैमेज तो आपके राइट साइड का होमोनिमस हेमियोनोपिया दिख रहा है, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये एक्चुअली एमएस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बात याद कर लो कि इसमें नॉर्मल प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पहले से बताया हुआ है, मैंने पहले भी क्या बताया हुआ है कि पहले के जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उसमें लाइट रिफ्लेक्स पढ़ाया था मैंने, और अभी बता देती हूँ कि जो आपका प्यूपिल के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है उसके पहले ही ऑप्टिक ट्रैक को छोड़ देते हैं, और छोड़ के जाते कहाँ हैं, प्री टेक्टर न्यूक्लियस में जाते हैं, जो कि कहाँ है, मिड ब्रेन पे, और किस लेवल पे, सुपीरियर कॉलिकुलस पे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें आपका एमसीक्यू आ गया, यहीं से पूछा गया। तो अगर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का, ऑप्टिक रेडिएशंस का, या फिर आपका ऑसिपिटल लोब का डैमेज होता है तो उसमें प्यूपिल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो नॉर्मल आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्यूपिल के फाइबर्स हैं वो निकल चुके हैं वहां से ऑप्टिक ट्रैक से, ठीक है। अब इसमें पार्शियल ऑप्टिक एट्रोफी भी होती है, ये भी एक पॉइंट है। तो अभी चलो जो मैं कॉम्प्लेक्स वाली बात करी थी वो क्या है कि देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना कलरफुल, वो क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ नर्व है, नर्व फाइबर्स है इन द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जिसमें इस शेप में आपके मैकुलर फाइबर्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे अपर एंड लोअर फाइबर्स हैं इस शेप में। अब दोनों का रंग अलग अलग बनाया है, वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों की ब्लड सप्लाई अलग है। ये ब्लू से मैंने शो की है, पर ये मत सोचना कि ये वेन है, ये एक्चुअली आर्टरी ही है। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच आती है लेटरल पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी, जो आपके मैक्युलर एरिया को, मैक्युलर जो फाइबर्स हैं जो जहां पर सेक्शन है लेटरल जेनिकुलर बॉडी में, उसको सप्लाई करती है। इसलिए अगर डैमेज अगर होता है उस पोर्शन का तो कॉन्ट्रालेटरल ये आपका सेक्टर एनोपिया दिखता है, पूरा नहीं गया पर सेक्टर एनोपिया दिखता है, ठीक है। इसमें सेंटर इन्वॉल्व रहता है। और अब देखो दूसरे वाले में क्या है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। एंटीरियर कोराइडल आर्टरी जो होती है वो जहां पर आपका उस एरिया अपर और आपका लोअर जहां पर फाइबर्स का डिपिक्शन है, तो वो क्या करेगी, उस एरिया को सप्लाई करती है। तो अगर उसका डैमेज होगा ना तो कैसा आएगा, इस तरीके की पिक्चर आएगी। इसको ना क्वाड्रुपल सेक्टर एनोपिया बोलते हैं। तो मतलब कि ऊपर और नीचे का आपका फाइबर्स चले जाएंगे, लेकिन बीच का पार्ट के छोड़ देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो, लेकिन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है उसके लीजन्स में कभी कभी एक आध बार पूछ देते हैं, पर आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है आपका क्या याद रखना है कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया होता है, और इसमें प्यूपिल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आया यहाँ से, पहली चीज़ तो क्या आएगी जो मैं बता रही हूँ, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया तो होता ही है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका सेम तरफ का डैमेज होता है, इन तीनों में सेम तरीके का होता है। डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे मोटे मोटे अक्षर में क्या लिखा है, कॉन्ग्रुअस होता है। कॉन्ग्रुअस होता है इसका मतलब कि दोनों तरफ की जो पिक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होगी, मतलब कि ऑलमोस्ट, मैंने पहले भी बताया ना कॉन्ग्रुअस इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुअस का मतलब हो गया कि सेम तरीके का शेप है, साइज है, डेप्थ है, एवरीथिंग, वो कॉन्ग्रुअस कहलाता है। तो ऑप्टिक रेडिएशंस का जो होता है डैमेज, तो उसमें कॉन्ग्रुअस मिलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में, जितना पोस्टीरियर जाओगे उतना क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ऊपर के जो लीजन्स होते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस के ऊपर के लीजन्स जो होते हैं, चाहे वो नर्व हो, क्राइस्मा हो, ट्रैक्ट हो, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हो, उसमें इतने क्लोजली पैक नहीं होते हैं, इसलिए उनमें इनकॉन्ग्रुअस मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। इसमें भी नॉर्मल प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हैं और ऑप्टिक एट्रोफी नहीं हो रही होती है ऑप्टिक रेडिएशंस में, ठीक है ना। तो अब देखो ये मैंने क्या रंगीन सा बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन आते हैं, क्यों बनाया अलग अलग, क्योंकि बहुत बार आते हैं और सभी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब इसमें डरना नहीं है अगर कंफ्यूजन हो रहा होता है तो। सिंप्लीफाई करती हूँ
कैसे सिंप्लीफाई, देखो क्या होता है कि अगर जैसे आपको सीधी सी बात है कि जो ये फाइबर्स आ रहे होते हैं उनको अगर आप सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कीजिए और फिर इसके बाद हम यहाँ फोकस करते हैं। इंफीरियर जो फाइबर्स होते हैं ना वो कभी भी सीधे नहीं चलते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक लूप बनाते हैं। किसके अराउंड लूप बनाते हैं, जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है उसके एंटीरियर साइड में उसका लूप बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जब भी लूप बनाना होता है ना तो वो क्या करेगा, लूप बनाने के चक्कर में टेम्पोरल लोब में चला जाता है, ठीक है। तो जो इसका लेटरल वेंट्रिकल्स है, मेरे ख्याल से मैं समझा पा रही हूँ कि लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं उसका एंटीरियर साइड में लूप लेते हुए वो पीछे आते हैं इंफीरियर जो फाइबर्स होते हैं, तो इस चक्कर में वो टेम्पोरल लोब में चले जाते हैं इंफीरियर फाइबर्स। अब इसकी वजह से होता क्या है कि अगर टेम्पोरल लोब का डैमेज होता है तो आपका इंफीरियर फाइबर्स भी डैमेज हो जाते हैं। इनको कहते क्या है, मेयर्स लूप, है ना, जो कि लेटरल वेंट्रिकल के जो हॉर्न है उसके आगे से लूप लिया जाता है, उसको बोलते हैं मेयर्स लूप, इंफीरियर जो फाइबर्स होते हैं। और इनका डैमेज होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, मैंने पहले ही बताया है कि अगर इंफीरियर फाइबर डैमेज होते हैं तो वो किधर की फील्ड चली जाएगी, सुपीरियर तरफ की। तो क्या होगा, होमोनिमस हेमियोनोपिया तो होगा लेकिन सिर्फ सुपीरियर क्वाड्रेंट में होगा। तो कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर होमोनिमस हेमियोनोपिया लिखा हुआ है और ये है पाई इन द स्काई, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आता है इंफीरियर फाइबर का डैमेज होगा ऑप्टिक रेडिएशंस का तो क्या होगा, टेम्पोरल लोब का डैमेज होगा तो क्या होगा, मेयर्स लूप का डैमेज होगा तो क्या होगा, तो क्या आएगा, पाई इन द स्काई, जिसको अदर फॉर्म में लिखा गया है कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर होमोनिमस हेमियोनोपिया। या पिक्चर भी आपकी बनी रहती है एग्जाम्स में। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गए इंफीरियर फाइबर्स की बात, सुपीरियर फाइबर्स की बात करते हैं। सुपीरियर फाइबर्स चुपचाप सीधा सीधा पोस्टीरियरली आ जाते हैं, कहाँ पर, आपका प्रोजेक्ट करते हैं और पैराइटल लोब से होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो पैराइटल लोब से होते हुए जाते हैं सुपीरियर फाइबर्स। तो अगर पैराइटल लोब का डैमेज होगा तो क्या होगा, सुपीरियर फाइबर्स कहाँ का फील्ड दिखाएंगे, इंफीरियर साइड का। तो आपका होमोनिमस तो होगा हेमियोनोपिया लेकिन इंफीरियर होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर होमोनिमस हेमियोनोपिया, और इसको क्या कहा जाता है, पाई ऑन द फ्लोर। अगर याद करना है तो इसका एक निमोनिक जो मैंने याद किया था कि पैराइटल इज पैर, पैर मीन्स फूट, तो वो किधर होते हैं, पैर, तो पैर कहाँ होते हैं, पैर फ्लोर पे होते हैं, तो पाई ऑन द फ्लोर। बस इससे ज्यादा अगर आपको कोई और निमोनिक पता हो तो प्लीज मुझे बताएं, लेकिन यही है, पाई ऑन द फ्लोर इज सीन इन पैराइटल लोब, ठीक है, इतना याद कर लो। और इसके बाद एक चीज और है, तो डिफरेंस अगर पता करना है तो कैसे डिफरेंस पता करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डिक्रीज ओकेन रिस्पॉन्स, ओकेन इज ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस का रिस्पॉन्स, ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस का रिस्पॉन्स डिक्रीज होना, ये होता क्या है, ऑप्टोकाइनेटिक एक निस्टैग्मस उसके लिए एलिसिट करने के लिए हमारे पास एक ड्रम होता है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं और वो ड्रम होता है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है ना कि अगर आपका पैराइटल लोब का लीजन होता है तो उसमें डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है। उसका मतलब क्या है, देखो जो हमारी आंखें हैं ना वो अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देख रही होती हैं तो दो तरीके के उसके मूवमेंट्स हैं। तो पहला क्या होता है कि एक, जैसे समझ लो कार, कई सारी कार अगर जा रही है, एक कार गई दूसरी कार गई, तो जैसे ही एक कार पास की उसके बाद दूसरी कार पे जंप करती है हमारी जो आंखें, इस तरीके से यूं। तो ये जो जंप होता है इसको बोलते हैं साकार्ड्स, ठीक है। और किसी एक कार को ऐसे फॉलो कर रहे होते हो, जब बहुत ब्यूटीफुल सी चीज आपके सामने से निकल रही हो तो उसको फॉलो करते हो, तो वो होता है परस्यूट, स्मूथ परस्यूट। अब पैराइटल लोब में क्या होता है ना, परस्यूट पाथवेज का डिपिक्शन है, इसीलिए क्या होता है आपका कि पैराइटल लोब के डैमेज होने से आपका परस्यूट नहीं ठीक से काम करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम ऑप्टोकाइनेटिक ड्रम को, जब हम ओकेन ड्रम जो इसको बोलते हैं, उसको अगर हम रोटेट करेंगे टूवर्ड्स द साइड, जिस साइड में आपका पैराइटल लोब का लीजन है, जो साइड की डैमेज है, तो स्मूथ परस्यूट ठीक से नहीं आएगा, ठीक है। उल्टा करोगे तो जिस साइड सही है पैराइटल लोब, जिस टाइप की एकदम सही फंक्शन करिए उधर सही आएगा, और जिस साइड फंक्शन नहीं करिए उधर क्या आएगा, डिक्रीज रिस्पॉन्स आएगा, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो वो क्या होता है आपका, यहाँ से हम इससे पता कर सकते हैं कि पैराइटल लोब में कुछ प्रॉब्लम है। तो यही आपका ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस का जो ओकेन रिस्पॉन्स लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। इसके अलावा एक टर्म और आता है आपकी बुक में, कॉगन डिक्टम। उसका मतलब ये है कि अगर जैसे पैराइटल
लोब के लीजन्स होते हैं तो मोस्टली ट्यूमर की वजह से होते हैं, और अगर ऑसिपिटल लोब की वजह से हो रहे होते हैं तो उसमें इंफार्क्ट होता है आपका, इसीलिए उसको बोला गया है कॉगन्स टेक्टम जो भी है। तो ये भी एक टर्म आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी अगर पूछ लिया गया तो पैराइटल लोब के लीजन में डिक्रीज ओके इन रिस्पॉन्स मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है। तो ये है आपका ऑप्टिक रेडिएशंस। ओके, तो अब हम आ चुके हैं ऑसिपिटल कॉर्टेक्स के लीजन्स पे। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स के लीजन्स में सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, उसका नंबर क्या है, 17, ठीक है। और उसके जो सप्लाई है वो किस तरीके से है, सप्लाई से पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि दो तरीके के फाइबर्स हुए, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब जो मैकुलर फाइबर्स है, पेरिफेरल मतलब बाकी सब जो बचा हुआ है। तो जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं ना, वो आपकी ऑसिपिटल लोब के बिल्कुल टिप पर होते हैं, ठीक है। वहां पर बहुत बड़ा सा इसका विजुअल एरिया है जहां से हम बहुत ही फाइन तरीके का विजन देख पाते हैं, तो काफी एरिया कवर होता है। और जो टिप होती है वो सप्लाई होती है मेनली बाय मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। उसमें डुअल सप्लाई है, उसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल भी है, मिडिल सेरेब्रल भी है, लेकिन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो ऑसिपिटल टिप को सप्लाई कर रही होती है, जिसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी जो आपका होता है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स सेंट्रोमीडियल, जो बाकी बचा हुआ रीजन है वो होता है सप्लाइड, दैट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम सीखते हैं आगे, इसमें लीजन सब अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ऑसिपिटल कॉर्टेक्स का अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का कोई स्ट्रोक हो रहा होता है, वहां का कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो क्या होगा, आपका होमोनिमस कॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया तो मिल ही रहा है, लेकिन क्या हो गया, देखो बीच में एक छोटा सा डिफेक्ट छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, देखो वाइटिश। क्यों छोड़ा, क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मैक्यूलर रीजन है उस रीजन की सप्लाई मैंने क्या बताई, मेनली सप्लाइड बाई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो अगर वो इंटैक्ट है तो पीसीए का स्ट्रोक हो भी जाए तो भी आपका सेंट्रल विजन रहेगा। लेकिन अगर ऑसिपिटल टिप का अगर आपका प्रॉब्लम हुई है, उसमें अगर चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है, तो क्या होगा, आपका सेंट्रल फाइबर्स जो होंगे वो चले जाएंगे, तो उसमें आपका कॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया आएगा, लेकिन ओनली सेंट्रल पार्ट में आएगा, ठीक है। सिर्फ आपका मैकुलर डिफेक्ट आएगा, बाकी पूरा इंटैक्ट रहेगा। इसके साथ ही आपका और भी फीचर्स मिलेंगे। हाँ, इसमें भी आपका प्यूपल नॉर्मल रहेंगे, मैंने बताया जैसा कि, और ऑप्टिक एट्रोफी भी नहीं होगी। और फीचर्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन में चोट लगी है तो एक सिंड्रोम लिखा हुआ है, एटन्स सिंड्रोम, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और उसमें क्या होता है कि डिनाइल ऑफ ब्लाइंडनेस, पेशेंट को कहेगा नहीं मुझे कोई ब्लाइंडनेस नहीं है। और इसके अलावा आता है रेडॉट्स फिनोमिनन, तो उसमें क्या है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो देख सकता है, लेकिन जो सीधी खड़ी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सिंपल सीधा स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स है, उसको वो नहीं देख पाएगा। तो ये एक फिनोमिनन है, ये भी लिखा हुआ है आपके बुक्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया विजुअल पाथवे के लीजन्स, है ना। आई होप मैं समझा पाई हूँ आपको। और उससे पहले कि जब ये वीडियो को एंड किया जाए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है लीजन्स ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट, lateral geniculate body, optic radiation and occipital lobe, they all give rise to contralateral homonymous hemianopia, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है pupil reflexes are normal from lateral geniculate body lesions and onwards, यानी कि आपके optic radiations and occipital cortex में भी pupil का reflex normal रहेगा, क्योंकि pupil के जो fibers हैं वो क्या होते हैं, lateral geniculate body के पहले ही निकल जाते हैं, कहाँ पर, towards the pretectal nuclei of midbrain. Third point, optic disc atrophy does not occur from optic radiations लीजन। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑप्टिक एट्रोफी कहाँ तक होगी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक के लीजन तक होगी। ऑप्टिक रेडिएशंस के लीजन में और आपके ऑसिपिटल लोब के लीजन्स में ऑप्टिक एट्रोफी नहीं मिलती है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ग्रुअस हेमियोनोपिया इज सीन इन लीजन्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस एंड ऑसिपिटल लोब, ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट है VEP is used to detect visual pathway lesions, and contrast enhanced MRI can also be done to localize the lesion, ठीक है। तो VEP is visually evoked potential, जो आप यूज कर सकते हैं to know that visual pathway is intact or not. So I hope आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। दोनों वीडियोस को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन विजुअल पाथवे के लीजन्स को आप पढ़िएगा और MCQs कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। डाउट्स आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में भी। आपके दोस्तों में भी मेरे चैनल को
शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आसानी से याद करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।